हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मिनिमम वेजेस एक्ट हमारा लेक्चर जो टॉपिक चल रहा था वो मिनिमम वेजेस एक्ट पे चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में इसके मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो इसमें हम इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट। साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, एक बार दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑफ 15th ऑफ मार्च 1948 एंड एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। और पूरे इंडिया में इसको क्या किया, एक्सटेंड किया गया। ठीक है, ये इस एक्ट की शुरुआत जो हुई थी वो 15 मार्च 1948 को हुई थी। 15 मार्च 1948 से ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई किया गया। It applied to the employments which are enumerated in the schedule of the act, and certain case may in the discretion of the appropriate government to be extended to any other employment. ठीक है, came into force on 15th of March 1948 and extends to whole of India. ठीक है, the act lays down for फिक्सेशन ऑफ। फर्स्ट क्या है, क्या इसमें फिक्स किया गया, मिनिमम टाइम रेट ऑफ वेजेस। मिनिमम टाइम रेट ऑफ वेजेस, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि भाई कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस जो हमारी इकोनॉमी पे भी एक एडवर्स इफेक्ट इम्पोज कर रही थी। ठीक है, लोग जितने भी वर्कर्स कर्मचारी जो हैं वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनको उनकी तनख्वाह प्रॉपर नहीं दी जा रही थी। जितना वो वर्किंग आवर्स कर रहे थे, जितने घंटे भी काम कर रहे थे, उस हिसाब से भी प्रॉपर पेमेंट नहीं किया जा रहा था। जब इस तरीके की प्रैक्टिस ज़्यादा हुई तो उसके बाद इस एक्ट को लाया गया, ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी जो एक तरीके से जो लिविंग स्टैंडर्ड है, एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर सके और जो जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनको अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो उसके लिए एक्ट बनाया गया और वेजेस को फिक्स किया गया। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, अब मिनिमम टाइम रेट ऑफ वेजेस, टाइम भी डिसाइड किया गया कि भाई किसी भी एक कर्मचारी से आप एक दिन में 9 घंटे काम करवाएंगे, इससे ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर उसका वेज भी फिक्स किया गया कि भाई अगर आप किसी भी कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे काम करवाएंगे तो उसको आपको इतना अमाउंट देना ही है। ठीक है, वो फिक्स कर दिया गया, जो कि इम्पॉर्टेंट टर्म है इस एक्ट की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम पीस रेट, तो वो भी फिक्स किए गए। पीस रेट, ठीक है, पीस रेट का यहाँ पे मतलब होता है कि भाई कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ वर्कर्स को पीस रेट पे रखा जाता है। जितनी पीस रेट मतलब कि पर डे में वो जितने भी पीसेस रेडी करेंगे उसके हिसाब से उनको पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो पीस रेट भी यहाँ पे फिक्स किए गए। थर्ड जो फिक्सेशन था वो था गारंटेड टाइम रेट। गारंटेड टाइम रेट, ठीक है, और फोर्थ था ओवर टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम के रेट को भी फिक्स किया गया। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं। द एक्ट लेज डाउन द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, मिनिमम पीस रेट, गारंटेड टाइम रेट और ओवर टाइम। ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन, लोकेलिटीज और क्लास ऑफ द वर्क एंड फॉर एडल्ट, एडोलसेंट, चिल्ड्रन एंड अप्रेंटिस, इन सब के लिए।
मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कंसिस्ट, एक तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस होता है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस होते हैं, तो इन पे भी फोकस किया गया। A basic rate of wages with or without the cost of living allowance and cash value of the concession in respect of essential commodities supplied to the concessional rates, ठीक है। So the act lay down that wages shall be paid in cash, although it empowered the appropriate government to authorize the payment of minimum wages, either whole, partial, and the particular case. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर है इस एक्ट से रिलेटेड, wages shall be paid in cash. It empower the appropriate government to authorize the payment of minimum wages rated partially in kind of particular cases. थर्ड जो इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर है दैट इज इट प्रोवाइड दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, प्रोवाइड cost of living allowances and cash value of the concession. The act empowered the appropriate government to fix the number of hours of work per day. जैसा कि अभी मैंने बताया था कि भी पर डे आवर भी फिक्स किए गए, फिक्स पर डे आवर। तो जो वर्कर के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको भी फिक्स किया गया कि भी एक दिन में कोई भी कर्मचारी इतने घंटे काम करेगा। वैसे तो अगर बात करें 9 घंटे का प्रोविजन है, आप किसी भी एक कर्मचारी से 9 से ज़्यादा घंटे काम नहीं करवा सकते। अगर आप उससे 9 से ज़्यादा घंटे काम करवा रहे हो तो जो 9 के बाद का जो टाइम है वो ओवर टाइम में कैलकुलेट होगा और ओवर टाइम की कैलकुलेशन के हिसाब से उतने टाइम का पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो एक जनरल सा जो कॉन्सेप्ट है वो है 9 घंटे का, ठीक है। और उसकी जो वीकली आवर्स हैं वो भी डिसाइड कर दिए कि भाई एक हफ्ते में उसकी जो वर्किंग आवर्स है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो द एक्ट ले डाउन द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, जिस इस एक्ट को और इस एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए, इंश्योर करने के लिए इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए गए। जैसे कि बात करते हैं फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, वेजेस लेबर इंस्पेक्टर की। सो द एक्ट ले डाउन द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर एंड अदर अथॉरिटीज टू हियर एंड डिसाइड क्लेम अराउजिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस at less than minimum rate of wages, remunerations for days of the rest of work, such day और overtime wages। इन सब के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंटमेंट की गई। इंस्पेक्टर क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है, इन्वेस्टिगेशंस करता है जो मैटर्स वेजेस से, लो वेजेस से रिलेटेड होते हैं या फिर ओवर टाइम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है कि भाई क्या मैटर है और उसके हिसाब से जो प्रोविजंस हैं वो किस किस हिसाब से अप्लाई हो रहे हैं, और उनका रिकॉर्ड्स बनाना, उनके रिकॉर्ड्स को चेक करना। जो इंस्पेक्टर होता है वो किसी भी टाइम जाके फैक्ट्री में विजिट कर सकता है और जो भी ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर सकता है, ठीक है। ऑल एस्टेब्लिशमेंट कवर बाय द एक्ट, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है इस एक्ट से कवर्ड होती है। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर, और वो अपने जो सैलरी के रिकॉर्ड्स हैं, वेजेस रिकॉर्ड हैं, वो भी उन्हें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उन्हें दिखाना पड़ता है कि भाई कितने कर्मचारी उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो किस कर्मचारी को किस कैटेगरी में उसने रखा है और उसके हिसाब से उन्हें कितनी तनख्वाह दी जा रही है, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड उन्हें बनाना पड़ता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और टाइम जो भी विजिट होती है या सोशल ऑडिट्स होते हैं या फिर जो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर होता है वो कभी भी जाके फैक्ट्री में इन रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। So the act provide the procedure for dealing with complaint arising of the violation of the provision of this act and the imposing penalty for the offence under the act। फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर या फिर जो इंस्पेक्टर है जिसको हायर किया गया है इन सब चीज़ों के लिए, वो जो केसेस होते हैं, मैटर होते हैं वेजेस से रिलेटेड कि भी सैलरी प्रॉपर नहीं दी जा रही, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, ठीक है,
ओवर टाइम का प्रॉपर पेमेंट नहीं हो रहा है, इस तरीके के इश्यूज बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। अगर कोई ऐसा इशू है तो वो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर या फिर जो लेबर इंस्पेक्टर होता है वो जाके वेरीफाई करता है, चेक करता है। अगर एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो वहाँ पे पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, एम्प्लॉयर को लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। ठीक है, उसके पास ये सारी राइट है, वो ऑथराइज है इन सब प्रैक्टिस के लिए कि भी अगर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ फैक्ट्री एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, वर्कर्स को उनके राइट्स के हिसाब से प्रैक्टिस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं, इन दैट केस जो भी मैटर है वो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर के अंडर में आता है। वो वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन करता है, सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन करता है, प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करता है। अगर वहाँ पे कोई भी फॉल्ट मिलता है जो कि रिलेटेड है एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर्स या फिर प्रोविजन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे वो पेनल्टी इम्पोज करता है। ठीक है, तो ये सारे साइलेंट फीचर हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के, और इन प्रोविजंस को इसीलिए अप्लाई किया गया ताकि जो वर्कर्स के एक तरीके से जो सोशल वेलफेयर है उसके लिए हम काम कर सकें, जहां वर्कर्स के कुछ लिमिटेड वर्किंग आवर्स बनाए गए और उसके हिसाब से उनका वेज भी फिक्स किया गया। ठीक है, सो इसके कुछ शेड्यूल भी बताए गए हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की, तो ये एक्ट 1948 को पूरे इंडिया में एक्सटेंड किया गया, अप्लाई किया गया। ठीक है, तो जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, फैक्ट्रीज हैं, प्रेमिसेस हैं, सब इसके अंडर में आती हैं और सभी पे मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाई किया जाता है, और मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड प्रोविजंस हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि रिलेटेड है मिनिमम वेजेस एक्ट से। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।